ग्लूकोज को सपोर्ट करने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए क्या करते हैं, हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कराते हैं जब ग्लाइकोजन ने भी काम छोड़ दिया हुआ है। अब बनाना किससे, हमने नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स के जरिए, ताकि हम बॉडी को कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी तो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, क्योंकि बॉडी के ऑर्गन्स को तो एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। अब ग्लूकोज अगर बाहर से भी नहीं आ रही, ग्लाइकोजन भी डिप्लीट हो गई है, तो हम अदर सोर्सेज यूज करने की कोशिश करेंगे ना। हमारे पास बॉडी में अवेलेबल क्या है, मे बी इस बॉडी में प्रोटीन्स। अब जब ग्लूकोज कार्ब्स डेफिशिएंट हो गए हैं ना, तो आपके सबसे पहले आपको एक बात मैं बता दूं, जब बॉडी फास्ट की कंडीशन में होती है ना, सबसे पहले आपके ग्लाइकोजन स्टोर यूज होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन की डेफिशिएंसी हो गई, उसके बाद आपके फैटी एसिड सोर्स जो होते हैं, जैसे आपकी बॉडी में लिपिड्स वगैरह, वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए प्रिकर्सर्स देना शुरू करते हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर, जो आगे ग्लूकोनियोजेनेसिस करके ग्लूकोज बना सके। जब ये भी डिप्लीट हो जाते हैं ना, देन आपकी बॉडी की प्रोटीन्स, आपके मसल्स वो घुलना शुरू होते हैं, वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और वो अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, वो एज अ नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर के तौर पे एक्ट करती हैं और ग्लूकोज की फॉर्मेशन के अंदर अपना रोल प्ले करना शुरू कर देती हैं, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस में रोल प्ले करना शुरू कर देती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से हमारा मतलब क्या है, फैटी एसिड कैसे अपने प्रिकर्सर्स को ग्लूकोनियोजेनेसिस में लगा सकता है, और आपके अमाइनो एसिड या प्रोटीन कैसे अपने अमाइनो एसिड देगी, और वो अमाइनो एसिड कैसे आगे जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और सुन लो कि ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना, ये सिंपली आप ग्लाइकोलिसिस, मैंने आपको बताया था कि इसमें स्टेप्स तो वही वाले ग्लाइकोलिसिस वाले ही रिवर्स होने हैं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, फौरन से बिल्कुल हम रिवर्सल करते जाएं तो वही वाले एंजाइम यूज करके, और हम चाहें कि ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमें करने पड़ते हैं जतन। ठीक है, उसके लिए हमें करनी पड़ती है कोशिशें, क्योंकि आपकी जो ग्लाइकोलिसिस थी उसके अंदर 3 स्टेप तो ऐसे आ गए थे कि जो तो बिल्कुल इरिवर्सिबल थे। ठीक है, 3 स्टेप इरिवर्सिबल थे, उनको अब हमने उल्टी डायरेक्शन में कैसे लेके जाना है। हम सोच रहे थे कि अब अगर फॉर एग्जांपल आखिरी स्टेप की हम बात कर लें, देखो जब हमने पेप को पायरुवेट में कन्वर्ट किया, ठीक है, उस वक्त हमने बताया कि ये स्टेप तो था ही रिवर्सिबल। ठीक है, पायरुवेट का काइनेज यहाँ पे यूज किया था ना। अब अगर हमने पायरुवेट को यूज करके ग्लूकोज बनानी है, तो ये स्टेप तो रिवर्स हो ही नहीं सकता। अब हम पायरुवेट को डायरेक्टली पेप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम कहते हैं कि घी, अगर ये स्टेप तो रिवर्स हो नहीं सकता, ये काम तो अब होना नहीं, हम दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं। हम कहते हैं एक बाईपास हम बना लेते हैं जिससे पेप दोबारा बन जाए, और डिफरेंट एंजाइम यूज करके। लेकिन ये काम थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा कैसे है कि सीधा सीधा जो इसकी कन्वर्जन थी, अगर तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता, फॉर एग्जांपल अगर होता, तो पेप को डायरेक्टली हमने पायरुवेट को पेप में कन्वर्ट करके पूरा ग्लाइकोलिसिस उल्टी ले जानी थी। लेकिन मसला ये है कि ये हो नहीं सकता, डायरेक्टली पायरुवेट पेप में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेप ही इरिवर्सिबल था। अब हमने कहा कि हमारा घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, तो अब हमने उंगली टेढ़ी करनी है। ये जो पायरुवेट है ना, ये अगर पेप में कन्वर्ट नहीं होता ना, हमने जो है ना, इसके लिए कोई और रास्ता निकाले ना, कोई बाईपास मैकेनिज्म निकालते हैं। वो बाईपास क्या करते हैं, हम इसको पायरुवेट को ना पहले एक एंजाइम यूज करते हैं, वो मैं आगे आपको बताती हूँ डिटेल्स। अभी जस्ट ये देख लो, हम इस पायरुवेट को क्या करते हैं, पहले ऑक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसकी कार्बोक्सिलेशन करा के ये ऑक्सालो एसीटेट फिर मेलेट में कन्वर्ट होता है। मेलेट में कन्वर्ट होके माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलता है, बाहर जाके मेलेट दोबारा ऑक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, और फिर ये ऑक्सालो एसीटेट जो होता है ना, ये आगे जाके पेप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इनके एंजाइम सारे डिफरेंट है, वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगी। अभी जस्ट देख लो कि ये, अब देखो पहले स्टेप जो हुआ था पेप की कन्वर्जन इनटू पायरुवेट, वो हुई थी एक सिंगल स्टेप में। अब जब हमने उंगली टेढ़ी की है, मतलब इसको दोबारा से रिकन्वर्ट करना शुरू किया है पेप में, तो हमें 4 स्टेप लगाने पड़े, 1 2 3 4। ठीक है, 4 स्टेप होंगे, 4 स्टेप रिएक्शन बन जाएगा इसको दोबारा से हमने पेप में कन्वर्ट करने के लिए। वो अभी हम देखते हैं हमने कैसे करना है। जस्ट ये थोड़ा सा आइडिया था कि इसमें आगे हमने करना क्या है। इसमें मेरा बताने का मकसद ये था कि घी हमारा सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, उंगली टेढ़ी करने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक मेरी बात सुन लो, इसमें ना अब ग्लाइकोलिसिस जो हमने कर रहे थे,
ग्लाइकोलिसिस को रिवर्स करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के जो स्टेप हो रहे थे ना, उनमें डेल्टा जी जो थी, डेल्टा जी वो नेगेटिव थी, मतलब इसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही थी। ठीक है, एक्सर्गोनिक मैकेनिज्म था ये। तो मैंने कल आपको बताया था कि एक्सर्गोनिक जो होते हैं हमारे पास रिएक्शंस, उनमें रिएक्शन की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट होती है। मतलब ये कि ग्लाइकोलिसिस स्ट्रांगली फेवर कर रही होती है पायरुवेट की फॉर्मेशन को। तो फिर इसको रिवर्स करना इतना आसान कैसे हुआ? आसान नहीं होता, ये मुश्किल प्रोसेस है। और ये सिर्फ उस कंडीशन में होगा जब बॉडी को मजबूरी पड़ गई है, मजबूरी हो गई है कि पायरुवेट को कन्वर्ट करना पड़ रहा है। हम वरना कभी भी पायरुवेट को कन्वर्ट ना करें अगर बॉडी वेलफेयर स्टेट में हो। ठीक है, उस कंडीशन में हमें जरूरत पड़ गई है, जब 2-3 दिन फाके करने पड़ गए, तो आपकी बॉडी ने क्या करना है, किसी तरह ग्लूकोज तो प्रोवाइड करनी है ना। उस कंडीशन के लिए हम देन पायरुवेट अपने जो है ना, क्या कहते हैं, अपनी जिद छोड़ता है और वो मल्टी स्टेप्स करके दोबारा से उल्टी कहानी चलाना शुरू करता है। अच्छा, और अब ये उल्टी कहानी चलेगी कैसे, किस किस ऑर्गन में चलेगी और कैसे चलेगी वो देखना है। होता क्या है कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना, ये आपके मेनली 2 ऑर्गन्स में होती है। ठीक है, एक आपका होता है लिवर, एक होता है आपका किडनी। ठीक है, नॉर्मली जब बॉडी को थोड़ी सी फास्टिंग हुई है, ओवरनाइट फास्ट की है किसी बंदे ने, उस कंडीशन में 90% ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ना, वो आपका लिवर करेगा और किडनी 10% करेगा जस्ट। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग फास्टिंग है, 3-4 दिन से बंदे ने खाया है, कुछ नहीं है, तो ये 10% 40% पे चला जाएगा। ठीक है, और ये 60% हो जाएगा। ठीक है, इतनी चेंजिंग आएगी। मेजर ग्लूकोज प्रोडक्शन फिर किडनी करना शुरू कर रहा है, मतलब उसकी परसेंटेज 10% से 40% ग्लूकोज प्रोडक्शन आपकी किडनी ने करनी शुरू कर दी है। ठीक है, ये आपका सारा था एक जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू। ठीक है, अच्छा अब जरा देखना कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए जो प्रिकर्सर्स चाहिए, सबस्ट्रेट चाहिए, ठीक है, वो मैंने आपको बताया कि वो हम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ले सकते हैं। ठीक है, जो आगे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब मेन ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर्स हैं कौन कौन से? आपके पास 3 मेजर प्रिकर्सर्स होते हैं। सबसे पहला प्रिकर्सर होता है आपका ग्लिसरोल। ठीक है, ग्लिसरोल, ग्लिसरोल मेजरली आपका आता कहाँ से है? टैग से बनता है ये। और टैग क्या है? टैग कहाँ से आता है? फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म से। टैग आपका फैट वाली क्लास से बिलोंग करता है ना। एडिपोज टिश्यूज में टैग स्टोर होता है, ये एडिपोज टिश्यूज में। ठीक है, और ये आपकी फैटी एसिड क्लास से बिलोंग करता है। मतलब ये कि होनी बनानी हमने ग्लूकोज है, लेकिन उसका प्रिकर्सर कहाँ से आ रहा है? आपकी उधर से आ रहा है, क्या कहते हैं, आपकी फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, दूसरा प्रिकर्सर जिसने दूसरा सबस्ट्रेट हम क्या यूज कर सकते हैं, वो होता है आपका लैक्टेट। ठीक है, लैक्टेट अगर बॉडी में स्टोर पहले से है पड़ा हुआ, मतलब कि किसी बंदे को खलियां पड़ी हुई हैं, ठीक है, लैक्टेट बॉडी में अकोमुलेट हुआ हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जब बॉडी को फाके करने पड़ गए हैं, तो ये लैक्टेट क्या करती है, दोबारा से कन्वर्ट होती है पायरुवेट में, और फिर होती है आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस। लेकिन पहले इसको पायरुवेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन इसने अपना पाथवे रिवर्स लेना है और पूरा ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस करके ग्लूकोज बनानी है। लेकिन पहले क्या किस में कन्वर्ट होगा? पायरुवेट में। ये हम पूरी कहानी में आपको बताती हूँ, जस्ट इतना याद रख लो कि सेकंड प्रिकर्सर आपका लैक्टेट है। अब तीसरा प्रिकर्सर हमने देखना है। तीसरा प्रिकर्सर आपका होता है अल्फा कीटो एसिड। अल्फा कीटो एसिड जो होता है ना, ये आपका आता है आपके अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, और वो कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? वो आपके ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। आपके टोटल अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, उनमें से सिर्फ 2 ऐसे हैं जो कि ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड नहीं है, जो आपके पास ये जो है ना, क्या कहते हैं, इसके प्रिकर्सर नहीं दे सकते, अल्फा कीटो एसिड नहीं दे सकते। 2 नहीं है, ल्यूसीन, ठीक है, और लाइसिन। ये प्योरली कीटोजेनिक है। ठीक है, ये मैं आपको अमाइनो एसिड्स पढ़ाऊंगी ना, उसमें बताऊंगी ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। ठीक है, 2 निकाल के उसके अलावा जितने आपके अमाइनो एसिड्स हैं, वो सारे आपके ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं। वो सारे इस ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए प्रिकर्सर्स दे सकते हैं। ठीक है, अल्फा कीटो एसिड बना देगा कोई, कोई कुछ बना देगा, लेकिन इस ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पे, इनकी डिटेल पे। सबसे पहला प्रिकर्सर था हमारा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की कहानी देख लेते हैं हम, ठीक है। ग्लिसरॉल ने ना आना कहाँ से है, आपके टैग से आना है। टैग कहाँ पे स्टोर होता है, आपके बॉडी के एडिपोज टिश्यूज में स्टोर था, ठीक है। अब इसने कैसे कन्वर्ट होना है, कैसे इसने रोल अपना प्ले करना है, इसने पहले क्या करना है, ये ब्लड के जरिए, ब्लड क्या करेगा, इसको लेके जाएगा, ब्लड है ना, ब्लड ने इस टैग को लेके जाना है टू द लिवर, ठीक है। जब लिवर में ये चला गया ना, लिवर ने इस ग्लिसरॉल को, ये जो है ना आपका, तो ग्लिसरॉल को, इसको फॉस्फोराइलेट करके, ये जो ग्लिसरॉल आया है ना टैग से, इसको क्या करना है, फॉस्फोराइलेट कर देना है ग्लिसरॉल को। इसके अंदर फॉस्फोराइलेशन जब कर देगा, लिवर के पास एंजाइम है ना, ग्लिसरॉल फॉस्फेट एंजाइम, ग्लिसरॉल काइनेज, लिवर के पास एंजाइम होता है ग्लिसरॉल काइनेज। काइनेज का काम क्या होता है, उसने फॉस्फोराइलेशन करानी होती है। अब ये ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, G3P में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो G3P बनता है ना, ये आपके पास, आपने ग्लाइकोलाइसिस में भी मैंने आपको बताया था, ग्लाइकोलाइसिस का भी प्रिकर्सर या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट G3P होता है। अब ये जो G3P बना है, इसने, ये देखो, ये जो G3P बना है ना, इसके ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करेगा, जिसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। हाँ देखो, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब उसने इसके ऊपर एक्ट करना है, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करना और इसको बना देना है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना है ना, ये आपके पास ग्लाइकोलाइसिस का भी इंटरमीडिएट है और आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस का भी इंटरमीडिएट है, ठीक है। दोनों के अंदर ये अपना रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। ये हम आगे जब इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना, तब आपको इस चीज के पता चलेगा कैसे इसने रोल प्ले करना है। नेक्स्ट हम इसके प्रिकर्सर की, हाँ जी,